हेलो। चलिए आज जो हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 हिस्ट्री में पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पहली बात यहाँ पे ये आती है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हम इंडिया में रह करके फ्रेंच के बारे में, फ्रांस के बारे में क्यों पढ़ेंगे, है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग इसलिए जानना चाहते हैं या फिर हम लोग को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आउटकम रिजल्ट्स जो निकल करके आए हैं, जिसका यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में यूज किया गया और हम डे टू डे लाइफ में उसका प्रॉपर यूज करते हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो क्लास 9 का चैप्टर 1 में हिस्ट्री की ये सीरीज चलने वाली है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर कोई रेवोल्यूशन होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। तो हम लोग पहले समझेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इवन हम लोग घरों पर भी जो होते हैं या फिर अगल बगल में भी देखते हैं तो रेवोल्यूशन के कुछ रीजन होते हैं, जिसमें सबसे ये रेवोल्यूशन जो है सडन नहीं हो जाता, मतलब अचानक से एकाएक रात को सोए सवेरे सोचेंगे रेवोल्यूशन ले आना है, तो ये रेवोल्यूशन ऐसे होते नहीं है। रेवोल्यूशन के कुछ पैटर्न्स बने होते हैं, वो प्रॉपर टाइम टू टाइम वो चीजें चलती है, तब जाकर के वो रेवोल्यूशन फिर वर्क होता है। जैसे यहाँ का जो रेवोल्यूशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन, मेनली यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ का जो रूलर है, राजा है, इन लोग दोनों के बीच में है। तो यहाँ के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, ऑर्डिनरी पर्सन है, वहाँ के जो रूलर हैं उनसे वो बहुत परेशान हो चुके थे। परेशान होने मीन्स वहाँ का जो रूलर है वो अपने यहाँ के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंट कर दे रहा था, जिससे लोगों को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, लोगों के पास सोर्स नहीं बच रहे थे। इसीलिए लोग जो हैं वो आते हैं और अपने यहाँ के रूलर के अगेंस्ट पे होना स्टार्ट होते हैं। सेकेंड जो है, वहाँ की जो सोसाइटी है वो 3 टाइप्स पे बटी हुई थी, और ये जो 3 पार्ट्स है ये अलग अलग तरह के लोग होते थे। मतलब पहला जो है फर्स्ट स्टेट, इस पे वहाँ के जो रूलर रह रहे हैं वो लोग यहाँ पे रहते थे, तो ये लोग जो है टैक्स नहीं पेड करते थे। सेकेंड में जो है वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के जो चर्च में जो फादर या फिर जिसको लोग पादरी बोलते हैं वो लोग रहते थे, तो वो लोग भी टैक्स जो है नहीं देते थे। तो रह गई बात, ये जो तीसरे स्टेज पे रहते थे वहाँ के ऑर्डिनरी पर्सन्स, वहाँ की जो बिजनेसमैन हैं वो लोग यहाँ पर टैक्स को क्या करते थे, पेड करते थे। और ये जो टैक्स है ये टैक्स 2 टाइप से पेड करते थे। फर्स्ट ये जो टैक्स है ये इनको भी टैक्स देते थे और इनको भी, इट मींस वहाँ के रूलर को भी और वहाँ के चर्च को भी, जिससे इनके ऊपर इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लगा था। अगर ये 100 रुपीज का 100 रुपीज का इनकम कर रहे हैं तो इसमें से इनका कुछ हिस्सा इनके पास, कुछ हिस्सा इनके पास जाता था, और इनके पास पर्सनल खर्च के लिए इनके पास पैसे नहीं बचते थे, जिससे ये परेशान हो चुके थे कि यहाँ का जो सोसाइटी सिस्टम बना है ये ठीक है नहीं। थर्ड जो रीजन है, वहाँ का जो रूलर है बहुत जगहों पर जाकर के वॉर कर रहा था। वॉर मीन्स वो लड़ाई कर रहे थे, तो वॉर जो है बहुत ही महंगे होते हैं, और उस वॉर के रीजन से इनका जो खजाना है डे टू डे कम होने लगा था। अब फ्रांस में जो है लोगों के पास खाने के लिए कोई चीजें बच नहीं रही थी। अब करंट जो सिनेरियो बनती कि ये रीजन क्या हुआ कि सडन ये चेंज आ गया, तो इसके पीछे का जो रीजन है, उस टाइम पर फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड, यहाँ पे 3 कंट्री के बारे में समझना है। इंग्लैंड जो है पूरे वर्ल्ड पे उसका पावर चल रहा था, तो सेम टाइम पर वो जो है इंग्लैंड अमेरिका के ऊपर भी क्या कर रहा था, पावर उसका वहां पे भी था, वो कॉलोनी उसको बना करके रखा हुआ था। तो वहां पे इंग्लैंड और अमेरिका में हो जाती है बैटल, इट मींस झगड़े होने लगते हो, आपस में उनकी अच्छी से बातें हो नहीं पा रही थी। तो फ्रांस जाता है, यहाँ का जो रूलर है वो वहां पर जाकर के दोनों के बीच में मीटिंग करवाता है, और इस मीटिंग में ये आउटकम आता है कि कोई भी कंट्री किसी के यहाँ पर जाकर के राज करेगा ये अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर लोग हैं तो वो खुद का रूलर क्या कर सकते, चूज कर सकते, इट मींस डेमोक्रेसी। अब ये बात जो है डेमोक्रेसी की, यहाँ का जो फ्रांस का जो रूलर है वो यूएसए में जाकर के अमेरिका में कर रहा है, तो लोगों को समझ में आता है कि यार बात तो सही है, ये बोल रहा है बहुत बढ़िया बात है कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, एक्सेप्ट किया लोगों ने। लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए क्यों, हमारे भी कंट्री में भी तो ये चीजें होनी चाहिए। तो लोग अब तैयारी कर रहे थे बैटल्स में आने के लिए, रेवोल्यूशंस को करने के लिए।
लेकिन उनको कुछ रीजन मुद्दा नहीं पड़ रहा था जिससे वो करंट क्या हो, राजा के अगेंस्ट पे चला जाए। उस टाइम पर फ्रांस में जो है बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हुआ था। इट मींस वहाँ के लोगों के पास खाने के लिए कोई चीज सामान नहीं हो पा रहे थे। लोग जो है वो इतना ज्यादा टैक्स पेड कर रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं बच रहे थे, और वो खाने के लिए या फिर उनका जो नेसेसरी फूड चाहिए वो भी उनके पास हो नहीं पा रहा था। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ की जो क्वीन है वो अपने एरिया में घूमने के लिए निकलती है। जब वो घूमने के लिए निकली है तो क्या कर रही है, वो क्वीन है, उनको बहुत सारी बातों का पता है नहीं, और जो वहाँ के जो लोग हैं, उनकी जो जनता है, ऑर्डिनरी पर्सन है, उनको लगता है कि यार क्वीन अगर घूमने आई है इधर तो कुछ ना कुछ क्या करेगी, डोनेट करके जाएगी। इस उम्मीद के साथ लोग जो है उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ब्रेड ब्रेड करके चिल्लाते हैं। इट मींस हम लोग को क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए, ब्रेड चाहिए, ऐसे करके वो चिल्ला रहे थे। तो क्वीन जो है वो पूछती है अपने, उनका जो ड्राइवर है जो उनकी गाड़ी को चला रहे थे, कि ये लोग ब्रेड ब्रेड क्यों चिल्ला रहे हैं। तो वो उसका जो ड्राइवर है वो बताता है कि ये लोग ऐसा इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं, इसलिए ये ब्रेड ब्रेड क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो क्वीन जो है आइडिया देती है। आइडिया क्या रहता है सुनिएगा। वो बताती है कि अगर इनके पास ब्रेड खाने का पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेड नहीं है चलेगा, तो ब्रेड नहीं है तो ये लोग केक खा ले। इट मींस रानी को ये समझ में नहीं आ रहा था क्वीन को कि ब्रेड से भी महंगा आता है केक। अगर लोगों के पास ब्रेड का ही पैसा नहीं तो केक का पैसा कहाँ से आएगा। जिसके रीजन से वहाँ के लोग जो हैं एकदम से क्या होता है, गुस्से में आ जाते हैं, और वो रेवोल्यूशंस करने के लिए क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। इस रेवोल्यूशंस के कुछ पार्ट्स हैं, उसके बारे में इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जैसे हम लोग बात कर रहे हैं रूलर की, तो ये कौन सा रूलर है, उस रूलर का नाम क्या है, यहाँ का जो रेवोल्यूशंस हुआ वो कब हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में फिर हम लोग अभी एक एक करके देखते हैं। ये वहाँ की पूरी सिनेरियो है, स्टोरी टाइप से हो जाती है। तो ये जो रेवोल्यूशंस है, वो जो रेवोल्यूशंस है उस टाइम का जो रूलर है, किंग है, वो है लुईस 16। ये लुईस 16 इसलिए नाम पड़ा है, लुईस उसके टाइटल है, लुईस उसका नाम है, और ये एक एक करके इसके जैसे पेरेंट्स हो गए, इनके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ऐसे करके पीछे चला जाए तो हर एक का नाम लुईस है, बस उसके आगे 1 2 3 4 6 5 ऐसे करके ऐड होते जाते हैं। और ये जो रूलर बनता है लुईस 16 1774 में। जब ये रूलर बनता है उस टाइम पे फ्रांस की जो इकोनॉमी है पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। उनके पास एक जरा सा भी मतलब उनकी जो ट्रेजरी है, उनका जो खजाना है, वहां से पैसे क्या हो चुके होते हैं, खत्म हो चुके होते हैं। और क्या होता है, जब इसे यहाँ पे 1774 में ये रूलर बन रहा है तो उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे बैड हैबिट आ जाते हैं जिसको लोग बोलते हैं विलासता। इट मींस वो अपने एक्सपेंस को बढ़ाते जा रहा है और उसके पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। तो जब इनकम का सोर्स नहीं है, सिर्फ वो जो है लगातार वो चीजों को एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो पैसे तो बचेंगे नहीं। तो पैसे कहाँ से आएंगे, टैक्स कलेक्ट होगा। टैक्स किससे लेना है, वहाँ के लोगों से लेना है। जिसके बाद फाइनली जो है वहां पर रेवोल्यूशंस आने लगते हैं और 1789 का जब टाइम आता है तो लुईस 16 का जो रूल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मींस वहां से मोनार्की जो है उस सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है, वहां पे लाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वहां पे एक असेंबली बनता है, उस असेंबली का नाम आप देख सकते हैं 1789 में वहां पे असेंबली बनता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में उसको संसद भवन बोलते हैं, वहां पे असेंबली बनती है। वो असेंबली बनने का मीनिंग क्या निकल रहा है कि लुईस 16 जो है पूरी तरह से उसके रूल को खत्म कर दिया गया है। और इसके बाद 1789 में वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पे रूल बनना स्टार्ट हो जाता है। उस रूल में क्या था कि वहां का जो रूलर है, वहां का जो किंग है, उसके पावर के ऊपर लिमिट लगा दिया जाता है कि वो जो रूलर है वो सिर्फ नाम का रूलर है। यहाँ का भी रूलर कौन है, लुईस 16 ही है, लेकिन जैसा उसके पास 1789 से पहले की पावर थी, जहां मन करे वहां पे लड़ाई करना, जैसा मन करे वैसे टैक्स कलेक्ट करना, जिसका मन करे उसको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा देना, ये सारी चीजें उसके पास पावर नहीं रह गई थी। ये सारे के सारे पावर के ऊपर क्या लगा दी गई थी, लिमिट्स लगा दी गई थी। अब जब लिमिट लग गया, इट मींस सब वो कहने के लिए क्या है, रूलर है, राजा है, लेकिन रियलिटी में उसके पास पावर
है नहीं। और 1792 और 93 का जो टाइम है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट होता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद ये फ्रांस जो है कंप्लीटली बन जाता है रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक कंट्री मीन्स वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होगी किसके थ्रू से, वहाँ के ऑर्डिनरी पर्सन जनता के द्वारा वो क्या होगी, चूज होगी, और उन्हीं के द्वारा वो रन होगी। लेकिन कहा जाता है ना कि कोई भी चेंजेस जब आते हैं, बड़े से चेंजेस आते हैं, तो पीछे कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वो सारे चेंजेस अच्छे नहीं लगते हैं। हम अपने घरों में आसपास में भी देखते हैं कि जब हम कोई बड़ी चेंजेस लाने के लिए ट्राई करते हैं, एडमिशन ले भी आते हैं, तो जो हम लोग घर तरफ की कहावत है कि चार लोग क्या बात करेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो रही थी। जिनको इनसे बेनिफिट थी वो उनको अच्छे मान रहे थे, मतलब मोस्ट ऑफ द पर्सन, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनको फायदे ही हो रहे थे। क्योंकि अब जो है पहले की तरह रूलर जो है, राजा जो है, उनके ऊपर टैक्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। हर एक चीज के लिए रूल रेगुलेशन था, जहां मन वहां से उनकी जमीनों को छीना नहीं जा सकता था। लेकिन इससे प्रॉब्लम किसको थी, जिनकी थिंकिंग प्रोसेस रूढ़िवादिता थी, मतलब बहुत पीछे की सोचते थे। जैसे जिनकी पावर अब धीरे धीरे लोग मानने के लिए मना कर रहे थे, सिर्फ फादर, चर्च के जो लोग थे और रूलर के यहाँ पे जो मिनिस्टर थे, वो सभी लोग क्या हो रहे थे, उनके पावर को कहीं ना कहीं से क्या होता, शर्मा पहुंचा था। वो लोग के पास अब पावर नहीं रह गया था, क्योंकि पावर जब रूलर के पास ही नहीं है तो इनके पास पावर कहाँ से आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1792 और 93 में फ्रांस जो है वो क्या बन जाता है, रिपब्लिक कंट्री। उसके बाद 1795 जो है एक न्यू तरह का कन्वेंशन आता है, अपॉइंटेड आता है, जिसमें 5 लोगों को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और ये जो 5 मेन जो है वो कंप्लीट क्या करते हैं, जो रूल बनेंगे, रेगुलेशंस बनेंगे, जो राजा क्या करेगा नहीं करेगा, इट मींस मिनिस्ट्री जो है वो भी कौन चूज करेगी, यहाँ की जो असेंबली है वो चूज करेगी। ये कब आती है, 26 अक्टूबर 1795। तो जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे कि हर एक चीज का जो चेंजेस है सभी को पसंद नहीं आता है। इसी में से एक नाम निकल करके आता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो 1799 में रेवोल्यूशंस को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, टाटा बाय बाय कर देता है, और वो अपने रूल को क्या करता है, पूरे फ्रांस के ऊपर इंप्लीमेंट कर देता है। इट मींस 1799, देखिए यहाँ पे 1789 में फ्रांस जो है रिपब्लिक बना है, और 1799 आते आते फिर से वो किसके अंदर चला गया, डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की के अंदर में चला गया। यहाँ का जो रूलर है वो है लुई 16, और जब इसको खत्म कर रहा है तो इसको कौन कर रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो आता है, वो आर्मी का जनरल रहता है, वो बहुत नीचे से लो लेवल से स्टार्टिंग करता है, और वो जाकर के क्या होता है, यहाँ का वो रूलर बन जाता है। कहाँ का, फ्रांस का 1799। वो रूलर बनने के पीछे बताता है कि चेंजेस अच्छी हैं, लेकिन सारी चीजों को चेंज करना अच्छी बात नहीं है। तो वो पीछे वाली सोच को लेकर के क्या करता है, आगे वो चलता है। तो अब इस रेवोल्यूशंस में वहाँ के वुमेन्स का क्या रोल रहा, वहाँ के लोगों का क्या रोल रहा, ये तो हम लोगों ने वहाँ का सिनेरियो टाइमलाइन को देखा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि वहाँ के लोगों ने कैसे इंप्लीमेंट किया, और यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनरी पर्सन के लिए क्या क्या बातें इनबिल्ट की गई, जिससे कि ऑर्डिनरी पर्सन ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। और उसमें क्या ऐसी बातें रह गई, क्या उनको दिक्कतें हो गई कि नेपोलियन जैसे लोग, क्योंकि नेपोलियन अकेले तो सारी चीजों को चेंज नहीं कर सकता है, उसको किसी ना किसी का जरूर सपोर्ट मिला होगा। तो ये कौन सपोर्ट कर रहे थे, क्या ऐसी बातें लिखी गई थी उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये लोग जो है क्या करना चाह रहे हैं, चेंजेस लाना चाह रहे हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने वहाँ पे हुए रेवोल्यूशंस की शॉर्ट स्टोरी को देखे, वहाँ पे टाइमलाइन को देखे, और हम लोगों ने ये भी देखा कि वहाँ का जो रेवोल्यूशंस है, रेवोल्यूशंस को इन कर देता है नेपोलियन बोनापार्ट। तो हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट को आगे जानने से पहले रेवोल्यूशंस कहाँ पे हुआ था, उसमें किन के क्या इंपॉर्टेंस रोल रहे थे वो देखते हैं, फिर हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी जानेंगे। तो जब रेवोल्यूशंस हो रही थी, मतलब लेट 18th सेंचुरी जो है, मतलब देखिए सेंचुरी को डिवाइड किया जाता है कि किसी भी अगर 1700 का इरा चल रहा है तो इसमें 1 + 8 कर देने के बाद ये हो जाएगा 18th
सेंचुरी। इसी तरह से अगर 900 की ईस्वी टाइम चल रही है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 20th सेंचुरी। इसी तरह से जैसे 2000 का टाइम लाइन चल रहा है तो इसमें +1 हम लोग कर देते हैं, इसीलिए अभी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं 21st सेंचुरी। तो यहाँ पर भी जो है 18th सेंचुरी के लास्ट टाइम तक वहाँ की जो सोसाइटी का डिवीजन, इट मीन जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, रिलीजन सिस्टम है, रिलीजन्स में कास्ट में लोगों को डिवाइड किया गया है, सेम टाइप से फ्रांस में भी वहाँ के लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही कास्ट का प्रॉब्लम है, कास्ट सिस्टम यहीं पे है, पूरे वर्ल्ड में हर एक तरह से लोग क्या है एक दूसरे को डिवाइड किए हुए और किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से लोग ऊपर और नीचे की भावना को रखते ही रखते हैं। तो यहाँ पे जो है तीन लेयर पे डिवाइड किया गया था। 3 लेयर पे क्या, पहला था फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लेरी आते थे, सेकंड स्टेट जिसमें नोबिलिटी आते थे। इट मींस ये जो 2 स्टेट है ये वहाँ की सबसे अपर सोसाइटी है, वहाँ का रूलर, वहाँ का फादर, ये जिस जैसे चर्च में जो पूजा करवाते, जैसे मंदिरों में पूजा करवाते हैं उनको हम लोग पंडित बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, उसी तरह से चर्च में जो सारे रिचुअल्स को फॉलो करवाते हैं, पूरा करवाते हैं, उनको फादर बोलते हैं। तो वहाँ के जो मिनिस्टर है, वहाँ के जो रूलर है, वहाँ के जो और जो लोग हैं, ये 2 स्टेट पे आते थे, क्लेरी और नोबिलिटी। और थर्ड स्टेट सबसे जो नीचे है उसमें बाकी लोग रहते थे, जैसे बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, लेबर्स हो गए, स्लेव्स हो गए, ये सारे के सारे किस में आते थे, थर्ड स्टेट्स में। और मेन रीजन जो इनका यहीं पे था क्योंकि ये थर्ड स्टेट वाले ही लोग क्या करते थे, टैक्स को पेड करते थे। और पेड किसको करते थे, एक टैक्स इनको देना है, एक टैक्स इनको देना है, मतलब एक ही आदमी को डबल टैक्स देना है और बीच वालों को कोई तरह का टैक्स नहीं है, सबको टैक्स से छूट है। और ये जो रेवोल्यूशन है सिर्फ मेंस के हेल्प से ही नहीं आगे बढ़ाते, इसमें फ्रांस की जो वुमेन्स है उनका मेजर रोल रहा है, एकदम से इम्पोर्टेंट रोल बोल सकते हैं। उनकी भी रोल क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रही है, क्योंकि अगर वो आगे नहीं आते तो क्या होता, पॉपुलेशन का सिर्फ हाफ लोग, आधे लोग ही जो है क्या होते हैं रेवोल्यूशंस पे आगे आते, फिर भीड़ पूरा क्राउड जो है वो आधी दिखती, जिससे लोग क्या होते डिमोटिवेट हो जाते। तो हम लोग समझेंगे पहले वुमेन्स के रेवोल्यूशंस, वुमेन जो है इस रेवोल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल रखे थे। मतलब इसके पहले जैसे अभी भी बहुत सारे जगहों में, फिर इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो है चल देखते हैं क्या कि वुमेन्स जो है वो घरों में काम करने के लिए ही बनी, ऐसा लोगों का सोचना है। तो उसी तरह से फ्रांस में भी लोगों का सोचना था कि वुमेन्स क्या ही कर लेगी, उनका काम क्या है घर के काम को करना और खेतों को देखरेख करना, वो रेवोल्यूशंस में नहीं जाएंगे। लेकिन वहां की वुमेन्स अगर रेवोल्यूशंस पे नहीं जा रही थी तो सबसे पहला दिक्कत क्या था कि जो क्राउड है वो क्या दिख रही है, आधी दिख रही है। तो वैसे ही भीड़ कम दिखेगा तो राजा मोटिवेट होगा, रूलर की यार इतने ही तो लोग हैं, इनको दबाने में कौन सी बड़ी बात है। और अगर वुमेन्स भी आ रही है तो एक नैतिक या फिर बोलते हैं ना कि सोसाइटी का भी रोल होता है कि वुमेन्स को कुछ होने नहीं दिया जाए। तो जब वो वुमेन्स जो है घरों से निकल करके आगे आई, फ्रंट फील्ड पर आकर के खेलने लगी, तो रूलर और उनके जो सोल्जर है उनको कहीं ना कहीं क्या होने लगी, प्रॉब्लम्स होने लगी कि यार कैसे हम इनको ऊपर अटैक करें, कैसे इनके ऊपर लाठी चार्ज करें, कैसे इनको गोलियों से मारे, क्योंकि अगर हम मार रहे हैं तो क्या है कहीं ना कहीं पे हम निर्बल क्या बोलते कमजोर लोगों पर हाथ उठा रहे हैं। और यहाँ की जो वुमेन्स है वो आगे आती हैं और पूरा का पूरा सोसाइटी आगे जाती है और क्या कहती है, रूलर का या राजा का जो पैलेस उसको घेरती है और नारे लगते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और रूलर को क्या होती है, बातें समझ में आने लगती है। धीरे धीरे जो है वहां की जो आर्मी के फॉर्म में जो काम कर रही है, वर्क कर रही है, तो उनके भी जो वुमेन्स है, उनकी जो वाइफ है, उनकी जो डॉटर है, वो भी क्या हो रही है, रेवोल्यूशंस में आगे आ रही है और वो एकदम से फ्रंट लाइन पे आकर के खड़ी हो जा रही है। अब आगे जो है वो कैसे गोली चलाएंगे उनके ऊपर, क्योंकि वो तो उनके फैमिली मेंबर हो गए। मतलब वहां की जो वुमेन्स है एक टाइप से शील्ड की तरह काम करने लगे थे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए यहाँ के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेन का जो है बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहा था। सेकेंड आता है इसके बाद जब रेवोल्यूशंस आते हैं, वहां पे जब डेमोक्रेसी आती है, वो कंट्री जो है रिपब्लिक कंट्री बन जाती है, तो सबसे पहला बेनिफिट होता है किसी को, तो वो होता है स्लेव को।
स्लेव मीन्स होता है कि जैसे हम घरों में गाय बैल खरीद के लाते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं, जैसा मन करते हैं उसको खाना देते हैं, नहीं मन करता है खूंटे से बांध कर रख देते हैं, पीटते हैं, जैसा मन करता है वैसा उसके साथ ट्रीट किया जाता है। सेम कंडीशन स्लेव के साथ यहाँ पे भी है। और स्लेव का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, वो देखने को मिलेगा यूएसए में, मिलेगा यूरोपियन कंट्री में, और मिलेगा अफ्रीकन कंट्री में। इसमें क्या होता था कि लोगों को लेकर के आया जाता था, आदमियों को उनको पकड़ा जाता था और मार्केट में गाजर मूली की तरह क्या किया जाता था, बेचा जाता था, खरीदा जाता था। अब जो उसको सेल करके जो खरीद के ला रहे हैं वो क्या करेंगे, उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अपने अकॉर्डिंग मींस जैसा मन करे वैसा, चाहे जैसा भी काम हो उन्हीं से क्या करेंगे, करवाएंगे। और काम करवाएंगे, उससे भी बड़ी बात दिक्कत क्या है कि वहां के लोगों को क्या कर रही है, खाना टाइप में नहीं मिल रहा है, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। इट मींस स्लेव के साथ जो है जानवरों से भी बदतर स्थिति में उनको रखा जाता था। तो जैसे वहां पे डेमोक्रेसी आती है तो सबसे पहला जो काम किया जाता है वो क्या किया जाता है, स्लेवरी सिस्टम को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, उसको एबोलिश कर दिया जाता है। वहां के कॉन्स्टिट्यूशंस में ये बात लिखी जाती है कि अब जो है ये फ्रांस में क्या नहीं होगा, स्लेव को बना करके नहीं रखा जाएगा। स्लेव के साथ अगर स्लेव रखा जा रहा है तो स्लेव का वर्ड चेंज करके वहां पे वर्ड लाया गया सर्वेंट, नौकर। इट मींस काम करेगा, उस काम के बदले में वो क्या करेगा, पैसा लेगा। और वो ऐसा नहीं कि वो हमेशा उसी के साथ वो रह जाएगा। आज के लिए हम लोग यहाँ तक देखें। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके रेस्ट जो पार्ट बचे हुए उनको देखेंगे, और भी टॉपिक्स बचे हैं कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या बातें आई थी। हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानेंगे, और नेपोलियन बोनापार्ट से हम लोग क्या सीख सकते हैं, जैसे फ्रेंच के रेवोल्यूशन से क्या क्या सीखने को मिला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर होगा। थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे साथ।